माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी एंड ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज से स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमिक्स। तो आज पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर ऐसे ही आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है या फिर इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स। ऐसे ही जल्दी जल्दी हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के चैप्टर का नाम क्या है? आज के चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, सिंपल। बट इकोनॉमी किसके अंडर में पढ़ेंगे हम? गाइस, जब ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल कर रहे थे ना, उस जमाने में हमारी इकोनॉमी कैसी थी और ब्रिटिशर्स ने कितना नुकसान पहुंचाया हमारी इकोनॉमी को, आज तुम्हें और अच्छे से पता चल जाएगा। पहले हमने पढ़ा है 9-10 में, हमने देखा कितना एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने हमारा करा था ना इंडिया का, कितना ये हमारे कंट्री के जितने भी ट्रेजर्स थे, जितने खजाने थे, जितने स्ट्रॉन्ग, जितने प्रॉस्परस हम थे, ये उन सब चीजों को लूट रहे थे ब्रिटिशर्स। तो ये आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कितना ज्यादा नुकसान इन्होंने हमारी इकोनॉमी को पहुंचाया था इन दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब मिली हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। चैप्टर का नाम देख के आपको लगेगा कि शायद हम इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी जानेंगे। नहीं, हम अभी इंडिपेंडेंस की बाद की कहानी नहीं जानेंगे। अभी हम जानेंगे इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तब हमारी इकोनॉमी का क्या सीन था, और वो जो कुछ भी ब्रिटिशर्स ने करा ना गाइस हमारी कंट्री की इकोनॉमी के साथ, उसका इफेक्ट जो है हमारे को इंडिपेंडेंस के बाद झेलना पड़ा। और फिर धीरे धीरे हम जो है डेवलपिंग करना हमने अपना स्टार्ट करा। तो ये चैप्टर और ये पूरी फुल बुक में ना आप पूरा हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को समझ पाओगे। शुरुआत करेंगे हम कि कैसे, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान अगर कभी हार जाए हम, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जो है वी शुड कम बैक एंड वी शुड फाइट फॉर अस। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स जब इंडिया से गए थे तो उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बट हमने क्या करा? हमने अपनी पूरी मेहनत करी, हमारी कंट्री के लीडर्स ने, और हमने अपनी इकोनॉमी को आज के समय पे वन ऑफ द राइजिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है। पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा इंडियन इकोनॉमी का वो आप इस बुक में पढ़ने वाले हो। और इस चैप्टर में पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स ने क्या क्या इंडिया में करा था, ठीक है। तो चलो अभी सबसे पहले देखो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था इंडिया में। अगर सिंपल लैंग्वेज में एक ये वाली बात अगर तुमने इस चैप्टर की समझ ली ना, तो तुम बहुत सारे आंसर बना के लेके आ सकते हो। एक ही इनका मोटिव था ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, प्रमोट करना यानी कि किसी के लिए जो है सही काम करना, ठीक है। या जैसे कि जब तुम एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होते हो तो इट इज़ गुड फॉर यू ना। तो प्रमोट करना मतलब कि अपने लिए कुछ भला करना। किसका भला करना चाहते थे ये? प्रोटेक्शन एंड प्रमोट करते थे ये ब्रिटिशर्स। क्या इंडिया का प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन करना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बस क्या करना चाहते थे ब्रिटिशर्स? ये प्रोटेक्शन एंड प्रमोट करते थे अपनी कंट्री की इकोनॉमी को हमारी कंट्री में रह के। देखो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ही क्यों थे? ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने और अपनी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा जो है हाई लेवल पे ले जाने के लिए, और वो इन्होंने करा भी। हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, सबको इन्होंने नुकसान पहुंचाया। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये कोर आप इस चैप्टर का समझ लो। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, इन्होंने हमारी कंट्री को क्या बना दिया था? एक मेयर सप्लायर रॉ मटीरियल का। रॉ मटीरियल पता है ना, कच्चा सामान जो होता है। जैसे कि एक शर्ट बननी है, ठीक है, कॉटन की शर्ट बननी है, उसका रॉ मटीरियल क्या होगा? कॉटन होगा, ठीक है। अगर व्हीट बनना है, आटा बनना है, आटा का रॉ मटेरियल क्या होगा? व्हीट के ग्रेन्स होंगे। तो इन्होंने क्या चालूपंती करी ब्रिटिशर्स ने? इन्होंने इंडिया को बना दिया रॉ मटेरियल का सप्लायर। अपने यहाँ पे लगा दी फैक्ट्री। हमारे यहाँ से सस्ते सस्ते रेटों में हमारा रॉ मटेरियल खरीद के अपनी फैक्ट्री में बनाते थे। उसके बाद जब फैक्ट्री का जो शर्ट बनी, वहाँ जो कुछ भी बन जाता था, गुड्स जो इनकी फैक्ट्री में तैयार होते थे, फिर बेचने के लिए मार्केट क्या है, फिर वापस लाके उन्हें इंडिया में बेच देते थे। तो बड़ा अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा था हमारी इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके। वही आप एक सेम टू सेम करके एक एक चीज़ों में आप स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ समझने वाले हो। तो हर एक, जब भी मैं आपको एग्रीकल्चर बताऊंगी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के रूल में, जब फॉरेन ट्रेड बताऊंगी, हर एक में आप यही एग्जांपल बार बार मैं रिपीट करूंगी। यही एग्जांपल बुक में बार बार रिपीट करें क्या कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बना दिया था एक रॉ मटीरियल का सप्लायर, ठीक है। और जो है अपनी कंट्री में जो है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को प्रमोट और प्रोटेक्ट ये लोग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक आप जो है ना चैप्टर का कोर समझ चुके हो कि हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा और खुद की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। इवन आपकी एनसीईआरटी बुक में ना एक ऐसा बॉक्स बना है स्टार्टिंग में, और ये एक बताया गया, आप मुझे नाम बताना किसने लिखी थी कोटेशन, कि एक लाइन दी गई है कि ब्रिटिशर्स की किसी एक जन ने कहा था, उनका नाम आप मुझे बताओगे, किसी एक वाइसरॉय ने कहा था कि अगर जो है
हमारे से कोई और एरिया छूट गया, जैसे ब्रिटिशर्स तो बतेरी कॉलोनियाँ बनाते थे ना, अगर हमारे से कोई और कॉलोनी छूट गई, कोई और हमारा एरिया अगर हमारे रूल से हट गया तो कोई बात नहीं, बट इंडिया जिस दिन हमसे छिन जाएगा हमारे एम्पायर का सूरज ढल जाएगा, ये उन्होंने कहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया से गाइस वो जो है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहे थे इंडिया को एक्सप्लॉइट करके। तो इस उनके खुद के एक इंसान ने, ब्रिटिश एक ने कही थी ये बात, तो आप समझ सकते हो कितना नुकसान इन्होंने हमारी इकोनॉमी को बनाया था। ओके गाइस, तो समझे आप इनका क्या सीन था। जैसे ये इंडिया में आए, इन्होंने इंडिया को क्या बना दिया, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला, और फिनिश्ड गुड को जो है कंज्यूमर इन्होंने इंडिया को बना दिया था। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके अपनी फैक्ट्री में गुड्स बनाते थे और अपने गुड्स लाके हमारी कंट्री में बेच देते थे। इस तरीके से इन्होंने पूरी हमारी इकोनॉमी चलाई। अब आगे आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे, कैसे हमारे एग्रीकल्चर को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, कैसे इंडस्ट्रीज को, सब में यही पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा हम मेंशन करके दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने हमारे रॉ मटेरियल को यूज़ करके अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करा, और फिर उन फ्लरिश्ड इंडस्ट्रीज से जो है अपने गुड्स लाके हमारी कंट्री में लाके हमारी मार्केट में बेचने शुरू कर दिए। उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। ये जो ब्रिटिश रूल था हमारी कंट्री में 2 सेंचुरीज तक चला, और इस वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी, जब हमें जिस दिन पे इंडिपेंडेंस मिली तो हम काफ़ी बैकवर्ड हो गए थे, क्योंकि 2 सेंचुरीज तक ये हमारी इकोनॉमी को खोखला करते रहे थे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अब टॉपिक 1.2 से, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटेन रूल, कि क्यों हमारी कंट्री में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान, सारी असलियत ब्रिटिशर्स की यहाँ से हमें पता चलने वाली है। बट वेट अ मिनट, पहले ब्रिटिशर्स के बारे में जानने से पहले कि ब्रिटिशर्स के दौरान हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी थी, एक बार ये जान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स से पहले कैसी थी। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। नाम तो है इसका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पढ़ के लगेगा शायद इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी पढ़ेंगे, नहीं, पहले पढ़ेंगे हम ब्रिटिशर्स के ज़माने की कहानी, कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कैसे रखा था। बट ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी पढ़ाने से पहले हमारे को इस बुक में क्या बताया कि ब्रिटिशर्स से भी पहले, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जा करता था, तब हमारी इकोनॉमी कैसे थी। तो चलो जल्दी से आपको बताती हूँ, इसमें एग्जाम में 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट वाज द इंडियन इकोनॉमी, या हाउ वाज द इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहली लाइन लिख देना, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इंडिपेंडेंट थी। हम सेल्फ रिलायंट थे गाइज, हम इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे अपनी कंट्री में और एबंडेंस में एक्सपोर्ट भी करा करते थे, ठीक है। और एग्रीकल्चर हमारा इतना फ्लरिशिंग था, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट थी, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए। सब कुछ हम अपनी कंट्री में ग्रो करते थे, एक्सपोर्ट भी कर देते थे। और सिर्फ हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर अच्छा नहीं था, साथ ही के साथ हमारी कंट्री में वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती थी। यानी कि पहला पॉइंट आप मेंशन करोगे, इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ सफिशिएंट थी, अपने कंजम्पशन के लिए बढ़िया चीज़ें उगा लेते थे हम, ठीक है। साथ ही के साथ में हमारा एग्रीकल्चर बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें जो है प्रोड्यूस करता था और बढ़िया तरीके से हमारा एग्रीकल्चर चलता था। ज़्यादातर लोग हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड खेती थी हमारी, और खेती के साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी ज़रूर हुआ करती थी हमारी कंट्री में। क्या क्या मैन्युफैक्चर करते थे हम, हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी हो गई, और कुछ बैम्बू के कुछ आर्टिकल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते थे। स्टोन वर्क होता था हमारा, अलग अलग चीज़ें हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से वो प्रोड्यूस करा करते थे। और क्या था, हमारी कॉटन टेक्सटाइल्स बड़ी मशहूर थी, हमारी जूट मिल्स, हमारी सिल्क टेक्सटाइल्स का काफ़ी मशहूर हुआ करती थी पुराने ज़माने में, ब्रिटिशर्स के आने से पहले। बट जब ये आए ना, इन्होंने सब डिस्ट्रॉयड कर दिया। हमारे यहाँ मेटल, प्रेशियस स्टोन्स का, स्पाइसेस का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था और हम एक्सपोर्ट भी करा करते थे। एंड यू नो, हमारी कंट्री के जो कुछ भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, मैन्युफैक्चर्ड हैंडीक्राफ्ट हो गया, या कोई आप मान लो कि कोई प्रेशियस स्टोन्स हो गया, तो वो ना हमारी कंट्री का हम एक्सपोर्ट तो करते ही थे, साथ ही के साथ में हम मशहूर थे अपनी हाई क्वालिटी के लिए। हमारी जो कारीगरी होती थी, क्राफ्ट्समैनशिप लिखा है, वो इतनी मशहूर थी कि पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम था कि इंडिया से तो भैया क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ आपकी बुक में, डकाई मसलिन करके। डकाई मसलिन क्या है, ढाका का मसलिन है। देखो ढाका अभी तो बांग्लादेश में है, बट पहले पार्टीशन से पहले तो इंडिया का ही था, और इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी में ढाका आता था। तो ढाका में मसलिन क्लॉथ जो है वो मैन्युफैक्चर करा जाता था, ठीक है। मसलिन क्या होता है, मलमल का कपड़ा। और कई फ्रेंच ट्रैवलर्स, सॉरी फॉरेन ट्रैवलर्स, फ्रेंच वाले नहीं, फॉरेन ट्रैवलर, बाहर के देश से जब कोई ट्रैवलर इंडिया में आता था ना, तो उन्होंने इस मलमल के कपड़े को क्या कहा कि ये इतना फाइन क्वालिटी है, इतना हाई क्वालिटी है कि ये क्या है, ये मलमल खास है भैया, इसे तो रॉयल लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे रोल्स रॉयस के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना रॉयल पीपल वाले, वैसे ही ये मलमल जो कपड़ा होता था, ये सिर्फ खास लोगों के लिए होता था, शाही लोगों के लिए होता था। मलमल खास इसका नाम था, और मलमल शाही। तो ये इंडिया में प्रोड्यूस होता था ना, तो आप देखो हमारा तो
तो कितना नाम था, इतना एक्सपोर्ट हम करते थे, बट ये आके सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो इनकी क्या सोच थी, इनकी सोच बस ये थी कि इन्हें क्या करना है, प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट करना है। मैंने आपको बताया ना, इन्हें प्रमोट करना था और प्रोटेक्ट करना था। किसको? इंडिया को नहीं, अपनी होम कंट्री को, ब्रिटिशर्स को, अपनी कंट्री ब्रिटेन को प्रमोट और क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था। और जैसे ही ये इंडिया में आए और इन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चलाई तो इन्होंने हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। कौन सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया? हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर। कि पहले हम ऐसा थोड़ी था कि एक्सपोर्ट ही करते रहते थे अपना रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कराते थे। नहीं, हमारे यहाँ तो अपने आप ही बना के उगा के अपनी कंट्री में सेल्फ सफिशिएंट थे। इन्होंने हमारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, हमें बना दिया एक सप्लायर रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर फिनिश गुड्स का। इस तरीके से इन्होंने हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। साथ ही के साथ हमारी इकोनॉमी को कभी स्टडी करने के लिए इन्होंने कोई एफर्ट नहीं करे कि कभी हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करके देख लो, हमारा ग्रोथ रेट कैसा चल रहा है करके देख लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते थे। कुछ हमारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कोशिशें करी, उनका नाम आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी जी, विलियम डिग्बे, फिंदे शिराज, वी.के.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई। ये कुछ लोग थे जिन्होंने कोशिश करी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम को समझने की, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, इन्होंने करी। और इनमें से सबसे प्रोमिनेंट किसका माना जाता है, डेटा को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट किसका माना जाता है? वी.के.आर.वी. राव का। 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो इन्होंने जो है हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट स्टडी करी थी, ठीक है। अब जो कुछ भी हमारी ग्रोथ रेट स्टडी करी गई तो अर्ली हाफ ऑफ 20th सेंचुरी से हमें क्या पता चला, तो अर्ली हाफ ऑफ 20th सेंचुरी का हमें बता रखा है कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक टर्म्स में बता रखा है एग्रीगेट रियल आउटपुट की, तो वो 2% भी नहीं था। और अगर हम ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट देखें, हर साल कितना ग्रोथ रेट हो रहा है हमारे यहाँ, तो वो 0.5% भी नहीं होता था। तो देख लो आप, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ब्रिटिशर्स के ज़माने में। क्यों नहीं थी, अब उसको हम ना बहुत डीप में स्टडी करने वाले हैं कि कैसे इन्होंने एग्रीकल्चर को बेकार कर दिया हमारे, बिल्कुल कैसे इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुँचाया, डिस्ट्रॉय करा, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ लेट अस सी, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को अच्छे से स्टडी करते कि कैसा था इंडिया का एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो देखो 85% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी उस ज़माने में विलेजेस में रहती थी और किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते थे, एग्रीकल्चर कर रहे होते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब भैया जब इतने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर से तो बहुत पैसा आना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमारे को मुनाफा होना चाहिए एग्रीकल्चर से। बट ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ इतने लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे बट एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत लो थी, ठीक है। इतने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं बट तब भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, तब भी हमारे को फसल से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा था तब भी। क्यों? क्योंकि गाइस हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गया था, रुक गया था, ग्रोथ हो ही नहीं। जब किसी चीज़ में ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या कहोगे? स्टैग्नेट हो गई ना, रुक गई है, थम गई है। तो इतने लोग एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे थे, इतने लोग उसमें जो है अपना इनपुट दे रहे थे, तब भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, यानी कि स्टैग्नेट हो गया था एग्रीकल्चर। स्टैग्नेट हो गया था मतलब कि बेकार हो गया, डिट्रॉइट हो गया। तो यही चीज़ें बुक में आपको मेंशन करनी है, सॉरी आंसर में अपने, कि एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गया, प्रोडक्टिविटी नहीं थी तो स्टैग्नेट हो गया, स्टैग्नेट हो गया मतलब डिट्रॉइट हो गया। ये पॉइंट्स मेंशन करते रहना और आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। तो क्यों हुआ था स्टैग्नेट, वो हम अभी अगले वाले टॉपिक में जानने वाले हैं। ये ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ इन्होंने हमारी कंट्री में लगाई थी कि हमारे फार्मर्स बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं पा रही थी। और जो कुछ 1-2% हमें दिखता था ना, अरे अब की बार तो एग्रीकल्चर में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, वो ग्रोथ बस दिखावे का था। एक्चुअली में क्या होता था, जो टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन था वो इंक्रीज हो जाता था। जैसे कि आप मानो कि एक साल में जो ग्रोथ रेट था उससे अगले साल अगर थोड़ा सा उससे ग्रोथ रेट थोड़ा बढ़ता भी था तो उसका रीज़न ये था कि वो ग्रोथ रेट का रीज़न होता था कि एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन जो होता था ना लैंड पे, वो हर साल इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा और लोग जो है कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से जो ग्रोथ थोड़ा बहुत हो रहा था वो भी इसी वजह से हो रहा था। तो इन्होंने बिल्कुल हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर को स्टैग्नेट कर दिया था, ठीक है। अब स्टैग्नेट क्यों करा था उसके रीजंस हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। द रीज़न ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्या। तो अभी इसको ना मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा दूंगी, कभी तुम्हें क्वेश्चन लर्न नहीं करना पड़ेगा। आज इसी वीडियो में तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बट वो पढ़ाने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी का ना ये सबसे इंटरेस्टिंग बॉक्स दिखाऊंगी। ये देखो, एनसीईआरटी में हमें बताया गया कि इंडिया का एग्रीकल्चर पहले ज़माने में मैंने कहा अच्छा होता था। कितना अच्छा होता था यहाँ से समझो। एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, वो 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी का एक टाइम पीरियड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। वो 16th सेंचुरी में इंडिया आए थे, इंडिया की बंगाल प्रेसिडेंसी में गए थे और उन्होंने क्या कहा कि भैया मैं तो हैरान हो गया इंडिया
इंडिया का एग्रीकल्चर देख के इंडिया के एग्रीकल्चर को उन्होंने इजिप्ट से कंपेयर करा कि इजिप्ट से भी ज़्यादा बढ़िया है। पुराने ज़माने में इजिप्ट का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फ्लरिशिंग होता था। एंशिएंट रोम टाइम से कह रही हूँ मैं, तब से इतना एग्रीकल्चर इजिप्ट का अच्छा होता था। तो इजिप्ट से भी बढ़िया हमारे एग्रीकल्चर को एक फ्रेंच ट्रैवलर ने कहा। उन्होंने क्या कहा, हमारी कंट्री में एबंडेंस में एक्सपोर्ट हो रहा है। किस किस चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा था? कॉटन का, सिल्क का, राइस का, शुगर का, बटर का। और सिर्फ एबंडेंस में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे कि इंडियन, साथ ही के साथ में अपने कंजम्पशन के लिए वीट, वेजिटेबल, ग्रेन, फाउल्स, डक्स, गीस, ये सब इनके पास अपने कंजम्पशन के लिए भी है। तभी तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट थे। और जो है इट हैज़ इमेंस हर्ड्स ऑफ पिग्स, फ्लॉक्स ऑफ शीप, गोट्स। हमारे पास लाइवलीहुड स्टॉक जो है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, वो भी पूरा का पूरा एनिमल लाइफ स्टॉक वो भी बहुत सारा है। फिशेज़ हैं हर टाइप की हमारे कंट्री में। ऐसे ऐसी देखो हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, हमारी कंट्री बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट थी। और साथ ही के साथ में हमारी कंट्री में कैनाल्स भी बने हुए हैं। गंगा रिवर की टेरिटरी से, ट्रिब्यूटरी से हमारे यहाँ कैनाल्स बने हुए हैं और उससे हमारे यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी होती है। और इतना हमारा प्रॉस्परस था एग्रीकल्चर, और ये आके सारा एग्रीकल्चर बेकार कर देते हैं। तो चलो पढ़ते हैं कैसे ये हमारा एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ कैसे इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय। ओके, तो अब देखते हैं रीजन स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर को इन्होंने डिस्ट्रॉयड करा, स्टैग्नेट करा, ये तो समझ गए हो, बट वो सब कैसे हुआ ये हम इस टॉपिक में समझने वाले। इस पे एग्जाम में गाइज आपका लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ ये नोट्स में इनको नोट डाउन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में यही नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे ये नोट्स गिवन है, आपको एक्सेस करने हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिया और मैं जो कुछ भी आपको भी बताने वाली हूँ सुन लिया ना अच्छे से, आपको कभी ये क्वेश्चन का रट्टा नहीं पाना पड़ेगा, सब बिल्कुल ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ के जब चीज़ों को जो है हम चलेंगे तो हमें रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे किसी एक थ्योरी सब्जेक्ट के भी। तो सबसे पहले हम आज इंडियन इकोनॉमी का ये जो चैप्टर है इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके दिमाग में बिठाएंगे और खुद से सारे आंसर्स को फॉर्म करेंगे। तो चलो भैया, ये हमें बताना है अब कि कैसे एग्रीकल्चर सिस्टम स्टैग्नेट हो गया था, यानी कि बिल्कुल डिस्ट्रॉयड कंडीशन में आ गया था। पहला रीजन था जमींदारी सिस्टम। इसको आप पॉइंट नंबर 1 लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी मेंशन कर सकते हो। अब जमींदारी सिस्टम क्या होता है पहले ये समझो। देखो, ब्रिटिशर जैसे ही इंडिया में आते हैं तो जो है इन्होंने सबसे पहले क्या करा, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी हम मैप में देख लो कितने सारे एरियाज बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। तो इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या लगा दिया, जमींदारी सिस्टम। अब इस जमींदारी सिस्टम के 3 लेवल्स हुआ करते थे। कितने लेवल्स होते थे इस जमींदारी सिस्टम के गाइस? 3 लेवल होते थे। सबसे ऊपर लेवल पे होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद होते थे ये जमींदार्स, और जमींदार्स के बाद होते थे पीजेंट्स, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या होता था, जो पीजेंट्स होते थे वो जमींदार की जमीनों पे काम किया करते थे, ठीक है। जमींदार को जमीनें कौन देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके अकॉर्डिंग जमींदार्स की जमीनें होती थी और उस जमीनों के ऊपर ये पीजेंट्स काम करते थे। तो फार्मर्स एक्चुअल ओनर नहीं होते थे उस जमीन के जिस पे वो काम कर रहे हैं, वो उस पे एज टेनेंट्स काम करते थे, ठीक है। इस जमीन पे वो काम करते थे, फसलें उगाते थे, और जो फसल उगती थी गाइस, ठीक है, फसल बिकने के बाद में उनको जो है क्या पे करना होता था, इन जमींदार्स को रेवेन्यू पे करना होता था। फार्मर का काम है, जमींदार का कोई मतलब नहीं होता था कि क्या जमीन को अपनी देख लूं, मेरी तो जमीन है, नहीं। फार्मर्स की पूरी ड्यूटी होती थी वो उस पर क्रॉप उगाएंगे और वो क्रॉप बेचने के बाद उन्हें जो है परमानेंटली एक रेवेन्यू फिक्स्ड होता था, वो जमींदार को पे करना होता था। अब अगर फार्मर का मुनाफा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो वो रेवेन्यू दे देंगे, ठीक है भैया, उन्होंने फसल उगाई, प्रॉफिट हो गया और फिर उन्होंने रेवेन्यू पे कर दिया जमींदार को। बट एट टाइम्स क्या हर बारी ही ऐसी सिचुएशन हो जाती थी, कभी फेमाइन आ गई, कभी सूखा पड़ गया, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं होती थी, फसल खराब हुआ जाया करती थी और ये पीजेंट्स को कोई प्रॉफिट नहीं होता था। इनफैक्ट ये लॉस में चले जाते थे और उस लॉसेस में भी वो जो रेवेन्यू का जो इनका सिस्टम था वो फिक्स्ड रहता था। अगर जो है फार्मर की फसल खराब हो गई तब भी उसके सर पे एक तलवार लटक रही होती थी कि भैया मुझे टाइमली जो है जमींदार को पेमेंट करनी है। जमींदार तो आ जाता था हर महीने, भैया पेमेंट दे दो, जब भी जो है फसल कटती होगी उसके बाद पेमेंट दो, पेमेंट दो। पेमेंट किसकी? रेवेन्यू की। रेवेन्यू लेने जमींदार आ जाता था। क्यों? क्योंकि जमींदार तो कहता था ये मेरी जमीन है, तुम इस पर काम कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, मुझे इस चीज़ का रेवेन्यू दो। तो जमींदार आ जाता था अपनी जमीनों का जो है रेवेन्यू जो है वो लेने के लिए। अब ये रेवेन्यू जो है इसकी वजह से जितने भी पीजेंट्स थे, फार्मर थे हमारे, वो मेंटली और आप कह सकते हो कितना ज़्यादा परेशान रहते थे। यहाँ आपको गिवन है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि वो रेंट जो उन्हें पे करना था, वो रेवेन्यू जो उन्हें पे करना था, वो कभी जुगाड़ उसका नहीं कर पाते थे क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होता था एग्रीकल्चर में। क्यों नहीं होता था? लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी बेकार थी और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, कोई हेल्प नहीं करते थे फार्मर्स की, तो लो प्रोडक्शन रहता था। अब लो प्रोडक्शन में इतना हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू हम कैसे पे करें फार्मर्स, वो नहीं समझते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जमींदार जो थे, ठीक है, ये हर महीने
महीने हर जिस समय पे रेवेन्यू लेने आना जल्दी जल्दी आ जाते थे अपना रेवेन्यू लेने। अब इन जमींदार्स को भी एक पॉइंट पे आपको एनसीईआरटी में जस्टिफाई करके बताया गया है, ये जमींदार्स भी कभी भी पीजेंट्स का दुख नहीं समझते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या लैंड सेटलमेंट सिस्टम था इनका? ये देखो, ये रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर का लैंड सेटलमेंट सिस्टम। कौन सा वाला? जमींदारी सिस्टम। लैंड सेटलमेंट की जगह आप जमींदारी भी लिख सकते हो, ये इसके पॉइंट्स गिवन है। उसके बाद था ये रेवेन्यू सिस्टम, जिसकी वजह से कभी हमारा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ ब्रिटिशर्स के रहते हुए। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या था? जमींदार के ऊपर भी सर के ऊपर तलवार लटक रही होती थी। क्या? कि उनको क्या करना है गाइस? उनको अपने जो है पीजेंट से जल्दी रेवेन्यू कलेक्ट करके उस रेवेन्यू को ब्रिटिशर्स को देना है। ठीक है, अगर वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाए कि भैया जमींदार को रेवेन्यू नहीं मिला, तो वो जमींदार से जमीन छीन लेते थे उसकी। तो जमींदार भी बड़े भैया कोई भी सिंपैथी नहीं रखते थे फार्मर्स के लिए, उन्हें अपने रेवेन्यू के लिए पीछे पड़ जाते थे वो फार्मर्स के, क्योंकि अगर फार्मर रेवेन्यू नहीं देंगे तो जमींदार की जमीन छिन जाती थी। तो इस तरीके से इन्होंने ना बांध दिया था पूरे हमारे एग्रीकल्चर को। अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ फार्मर्स रेवेन्यू इकट्ठा कर नहीं पाते थे और जो है ज़मींदार जो है रेवेन्यू को जल्दी जो है उनको फोर्स करते रहते थे पे करने के लिए, और जो है इसकी वजह से पूरा एग्रीकल्चर हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 आप लिखोगे जमींदारी सिस्टम एंड द पॉइंट नंबर 2 यू विल मेंशन द रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, चलो गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या रीजन थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल खराब हो गया था। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यानी कि पुराने लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करना। इन्होंने कुछ हमारे यहाँ इरीगेशन में इन्वेस्टमेंट करी थी, हम नहीं कहेंगे नहीं करी, थोड़े बहुत लेवल पे इरीगेशन में इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई थी, कुछ कैनाल सिस्टम बने थे, बट उसके अलावा कोई एग्रीकल्चर में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं कर पाए। फर्टिलाइजर वगैरह कुछ यूज नहीं होता था हमारे यहाँ पे। HYV सीड तुम्हें पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में जाके हमने अच्छे लेवल के सीड यूज करने शुरू करे। इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी यील्ड कि आपने फसल उगाई है तो कितनी आपको यील्ड मिल रही है, वो यील्ड नहीं मिलती थी क्योंकि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करा जाता था। नेक्स्ट क्या हुआ? इन्होंने कर दिया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियल हो जाना यानी कि मतलब बिजनेस के लिए प्रॉफिट कर देना, प्रॉफिट पर्पज से एग्रीकल्चर को करना। ठीक है, अब कौन सा? इन्होंने इस कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर में इंडिया में कैश क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी। नाउ व्हाट इज कैश क्रॉप? वो क्रॉप जिसको बेच के काफी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। कैश क्रॉप में आता था कॉटन, सिल्क, जूट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिगो, जिसके बारे में अभी वो इंग्लिश का चैप्टर है ना महात्मा गांधी जी वाला इंडिगो वाला, उसमें पढ़ा था आपने इंडिगो फार्मर्स कितना ज्यादा परेशान हुए थे। यस, वही इंडिगो, ये तो एक तरीके की कैश क्रॉप होती थी जो वहाँ डाई वाई बनाने के लिए यूज करते थे ये लोग। तो कैश क्रॉप इन्होंने उगवानी शुरू करवा दी। अब ये कैश क्रॉप उगाने का जो फायदा था वो कुछ ही फार्मर्स को मिला, बाकी सब फार्मर्स तो परेशान ही रहे। कैश क्रॉप उगाने से भी हमें जो है वो फायदा नहीं मिला। आगे आप अगर बताऊंगी तो ये जब कैश क्रॉप उगानी शुरू करी, कैश क्रॉप क्यों उगाती है? तो अपने लिए उगवा रहे थे कैश क्रॉप। कॉटन एक बहुत बड़ी कैश क्रॉप थी, तो कॉटन क्या करते थे ये आपको पता है? कॉटन तो ट्रकों में ले जाके, ट्रेन में ले जाके, शिप पे पोर्ट करवा के अपने यहाँ ले जाते थे अपनी फैक्ट्रीज में। अब कॉटन ज्यादा उगवा रहे थे, जूट ज्यादा उगवा रहे थे, ज्यादा फोकस वहां कर रहे थे, और हमारी जो सेल्फ कंजम्पशन है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा था इस चीज का। आधी से ज्यादा कैश क्रॉप उगवा के ये इंपोर्ट कर देते थे। तो हमारे यहाँ फूड क्रॉप पे फोकस करने की जगह क्या उगा रहे थे? कैश क्रॉप उगा रहे थे, क्योंकि कैश क्रॉप से तो इन्हें काफी फायदा होने वाला था। समझ गए ना? क्योंकि जो इतनी भी कैश क्रॉप होती थी, कॉटन हो गई, सिल्क हो गई, सब अपनी फैक्ट्रीज में भिजवा देते थे और वहां से फिर उनके गुड्स बना के हमारे यहाँ भेजते थे। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से एग्रीकल्चर स्टैग्नेट था। पहला जमींदारी सिस्टम, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया हमारा जमींदारी सिस्टम, दूसरा रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, तीसरा प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, फोर्थ हो गया हमारा कमर्शियलाइज ऑफ एग्रीकल्चर, और लास्ट कौन सा होता है? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जब आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? नए नए इन्वेस्टमेंट करोगे। जब आपको अपने अच्छे नंबर लाने हैं तो तुम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो कि मैं बैठ के पढ़ाई करूँ। सिंपल, अपने लेवल पे देखो ना, आपको अच्छे नंबर लाने तो तुम क्या करते हो? भैया हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे अपनी स्टडीज में, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। अब एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट करते तभी तो प्रॉफिट मिलता है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी। जैसे कि टेरेस फार्मिंग जैसी टेक्निक्स आ सकती थी हमारे यहाँ, नहीं आई। फ्लड कंट्रोल करना, बाढ़ आ जाए तो फसलें खराब हो जाती थी, नहीं करा। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा, इन्होंने नहीं करा। डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल के लिए देखो, सॉइल में ना नमकीन कंटेंट कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर सॉइल में इतना नमकीन कंटेंट हो जाएगा, नमक हो जाएगा, तो वहाँ खेती नहीं हो सकती है, तो उसके लिए डीसैलिनाइजेशन करना पड़ता है, वो भी इन्होंने नहीं करा। तो इन्होंने कोई जो है इन्वेस्टमेंट हमारे एग्रीकल्चर में नहीं करी। इससे जो है हमारा एग्रीकल्चर लो लेवल का रहा। ना ही कभी फार्मर्स को इंसेंटिव मतलब लोन क्रेडिट फार्मर को दे दो ना कि वो अपने जो है, कई फार्मर्स पे
जो है पूरा उनको टेक्निक्स आती थी, बट फिर भी वो काम नहीं कर पाते थे। क्योंकि उन्हें कभी लोन क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती थी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत प्रिमिटिव और बैकवर्ड रहा। अब ये कमर्शियलाइजेशन करने से, यानी कि बिजनेस के लिए क्रॉप्स उगाने से, कैश क्रॉप उगाने से कुछ फार्मर्स का फायदा हुआ, हम ये नहीं कहेंगे नहीं हुआ, बट वही ना, अमीर लोग तो अमीर होते रहते हैं, बट जो गरीब वाले स्मॉल फार्मर, टेनेंट्स, शेयर क्रॉपर्स, उनका कोई फायदा नहीं होता था गाइस। वो और ज्यादा डिट्रॉइट कंडीशन में आते जा रहे थे। तो दिस वाज द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। दीज आर द नोट्स, यू कैन चेक इट। अब मूव करते हैं हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी तहस नहस करने की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी अपने दिमाग में। सबसे पहले तो इन्होंने सबसे पहला तरीका क्या अपनाया, हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है बेकार करने का। हमारी जो है इतनी नामी ग्रामी कौन सी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन्होंने उसको एंड करवा दिया। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का अभी मैंने आपको बताया कि बाहर के देश के लोग कहते थे भैया हाई क्वालिटी मटेरियल है, ऐसी वैसी चीज़ें इंडिया से नहीं आती है। मलमल खास हो गया, हमारे पत्थर जाते थे अलग अलग टाइप के, प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, स्पाइसेस, व्हाट नॉट गाइस, इतनी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, सबको इन्होंने जो है एंड करवा दिया। क्यों करवाया था? क्योंकि ये चाहते थे इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हो। देखो अगर एक कंट्री की इंडस्ट्री स्ट्रांग है तो समझो उस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। यूरोप जो है ना, यूरोप पूरा का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आ गया था? 17-18 सेंचुरी से इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। और इन्होंने, ब्रिटेन ने क्या करा, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्लरिश करने के लिए इंडिया की इकोनॉमी को यूज़ करा, ब्रिटिशर्स ने। तो इन्होंने हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगने नहीं दी। अगर हमारी कंट्री में उस समय पर इंडस्ट्री लग जाती तो हम तो और ज़्यादा राइस पर चल जाते। हमारे पे तो रॉ मटेरियल भी था। अब देखो हमारे यहाँ कॉटन थी, अगर हम कॉटन की इंडस्ट्रीज हो गई, अब हमारे यहाँ पे क्या थे, हमारे और भी इतने सारे टाइप के सारा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ मिलता था। अगर हम अपने ही यहाँ इंडस्ट्री लगाते, अपने ही यहाँ सामान बनाते, अपनी मार्केट में सामान बेचते और कल को फिनिश गुड्स को भी एक्सपोर्ट करते, तो हमें तो पैसा ही पैसा मिलना था, हमारा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना था। इसलिए इन्होंने हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगने नहीं दी। इन्होंने पता है क्या चालूपंथी करी, इन्होंने हमारी कंट्री में क्या मेथड फॉलो करा, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। क्या सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? ऐसा डायरेक्टली खुलेआम डी इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू नहीं कर दिया। डी इंडस्ट्रियलाइज मतलब इंडस्ट्रीज ना लगने देना, ठीक है, बट इन्होंने सिस्टमैटिक वे में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, चालूपंथी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। सबसे पहले इन्होंने हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था उसको एंड करवा दिया। तो यही बात अब आपको जो है मेंशन करनी पड़ेगी कि क्या था इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारी कंट्री में सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लगाई। ये आपको लिखोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने हमारी कंट्री में सिस्टमैटिक वे में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। सिस्टमैटिक मतलब अपने दिमाग में लो, चालूपंथी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा इन्होंने हमारे यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने हमारी जो वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको डिक्लाइन कर दिया। और इनका ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मोटिव क्या था भाई? क्यों हमारे यहाँ की इंडस्ट्री गिरा रहे थे? ये कोई मोटिव तो होगा इनका। मोटिव इनका वही है जो मैं तुम्हें 3 बार बता चुकी हूँ अभी तक। क्या ये चाहते थे कि इंडिया बन जाए एक मेयर एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल किसकी? रॉ मटेरियल्स के लिए, अपनी फैक्ट्री के रॉ मटेरियल का। और साथ ही के साथ जो है ब्रिटेन की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उसका मार्केट बन जाए, उसकी फिनिश गुड्स का मार्केट बन जाए। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, हमारे यहाँ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। तो 2 रीजन थे। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट वाज द रीजन, क्यों कर रहे थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में? 2 रीजन से। पहला रीजन चाहते थे हम अपना रॉ मटेरियल इन्हें एक्सपोर्ट करें इसलिए, और दूसरा रीजन ये चाहते थे कि इनके फिनिश गुड्स इंडियन मार्केट में आके बिक जाए, इसलिए इन्होंने चालूपंथी वाला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में करा। अब वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने करा कैसे था? तो इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को हमारे डिस्ट्रॉय करा, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो कैसे करा था? डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी लगा के। तारीफ क्या होते हैं गाइस? जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको हम तारीफ कहते हैं। तो ये तारीफ पॉलिसी इनकी डिस्क्रिमिनेटरी थी, यानी कि इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ग्रो ना होने देने के लिए हमारे एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पे ज़्यादा तारीफ लगाने शुरू कर दिए। तो इस वजह से वो एंड हो गई। और साथ ही के साथ इन्होंने क्या करा, जितना भी रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था ब्रिटेन, उस पे ये तारीफ नहीं लगाते थे। और जितना भी इंपोर्टेंट प्रोडक्ट ब्रिटेन से इंडिया आता था उस पे भी ये तारीफ नहीं लगाते थे। तो इस वजह से इनकी ये तारीफ, इन्होंने ऐसे टैक्स पॉलिसी बनाई कि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बिल्कुल एंड ही हो गई। और अपनी जो है इन्होंने वो हमारा रॉ मटेरियल ले जाना और फिनिश गुड्स अपनी कंट्रीज के इंडिया में ला के बेचना, उस सिस्टम को बहुत ईजी बना दिया डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसी लगा के। अब व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? अब जब इंडिया की इतनी एज ओल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ा इंडिया की इकोनॉमी पे भी। और साथ ही के साथ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड, इतने लोग जो है एम्प्लॉयड थे उस समय में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। और एक और इफेक्ट पड़ा जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का और ब्रिटिशर्स का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, वो था कि ये जब वहाँ से ब्रिटेन से जो है चीप फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट लाके इंडियन मार्केट में भेज रहे थे, तो जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें बहुत कॉम्पिटिशन झेलना पड़ रहा था। यानी कि आपने कभी सुना है
अभी हम क्या कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, कि भैया लोकल प्रोड्यूसर्स को हमें आगे आने देना चाहिए, लोकल प्रोड्यूसर्स को आगे आने देंगे तो हमारी कंट्री का भला होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को जो है राइज मिलेगा। बट ब्रिटिशर्स के ज़माने में क्या था, जो लोकल प्रोडक्ट्स थे वो हैंडमेड होते थे, वो महंगे होते थे। वहीं पे ब्रिटिशर्स वहाँ अपनी मिलों में, उनके यहाँ पावर लूम्स वगैरह लगी हुई थी ब्रिटिशर्स के यहाँ पे, अपनी इंडस्ट्री का गुड्स यहाँ ला के बेचा करते थे, तो इनका सामान सस्ता होता था। तो बीइंग इंडियन क्या करते थे उस ज़माने के इंडियन, इतनी गरीबी होती थी तो उन्हें मजबूरी में ना चाहते हुए भी ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते थे, क्योंकि वो सस्ते होते थे, फैक्ट्री के बने हुए चीप होते थे एज कम्पेयर टू द इंडिया के लोकल वंस। ये हुआ और इसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो नहीं हो पाया। तो अब आप समझ चुके हो कैसे इन्होंने हमारा जो है इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन करा। तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन करा इन्होंने। सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने दो तरीके से करा। पहले हमारी इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन करा और दूसरा इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी तारीफ पॉलिसीज लगाई, जिसकी वजह से हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को बहुत सारा ऐसा इंपोर्ट इतने आसानी से इंडिया में आने लगा। वरना जो है गवर्नमेंट्स क्या करती है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अरे लोकल मार्केट को जो है, जो लोकल प्रोड्यूसर जो है उन्हें प्रोटेक्ट करना है, आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स क्या करती है, इंपोर्ट पे टैक्सेस लगाती है। ठीक है, इंपोर्टेड गुड पे टैक्सेस अगर लग जाते हैं तो इंपोर्टेड गुड भी महंगा हो जाता है, फिर हमारा इंडियन वाले प्रोडक्ट्स को उसको इतना कॉम्पिटिशन नहीं मिलता है। बट इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स के तारीफ तो बिल्कुल ही ना के बराबर थे, तो इसलिए ब्रिटेन के गुड्स सस्ते पड़ रहे थे इंडिया में आके। अगर ये तारीफ लगा देते इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर तो ब्रिटेन की आइटम भी सस्ती नहीं हो पाती। बट इन्होंने तारीफ लगाया नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें तो लाके बेचनी थी ना इंडिया में। तो समझ रहे हो इनका खेल। तो सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने कैसे करा, पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी इकोनॉमी पे इतनी स्ट्रांग थी उसको तोड़ दिया और तारीफ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी लगाई और हमारी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो नहीं होने दिया। साथ ही के साथ में और क्या फीचर थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ब्रिटिशर्स के दौरान, तो ये ब्लू से जो मार्क करा हुआ ये हेडिंग है, अंदर इसके पॉइंट लिखना है आपको। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। देखो हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री फिर धीरे धीरे ग्रो होनी शुरू होती है, कब से, सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अब ये ना सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कौन सा ईयर से कौन सा ईयर आएगा ये जरा बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। दिस आई वॉन्ट टू नो कि चेक करूंगी मैं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताना सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कौन से कौन सा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब इस सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में कुछ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ग्रो होती है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री लगती है, जूट इंडस्ट्री लगती है। कॉटन मेनली गुजरात के एरिया में लगती है और वो इंडियन प्रोड्यूसर्स जो है उसको ओन कर रहे थे। साथ ही के साथ में जूट मिल्स लगती है बंगाल में, बंगाल वाले को जो है फॉरेनर्स जो है उसको रूल कर रहे थे। तो कई बार एग्जाम में डिफरेंशिएशन आ सकता है जूट मिल्स का और कॉटन मिल्स का, तो लोकेशन और कौन उनको डोमिनेटली ओन कर रहा था उसको भी आपको मेंशन करना होगा। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ ग्रो हुई। फिर हमारे यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था बताना कॉमेंट सेक्शन में, 1907 में हुआ था। और फ्यू अदर पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री ये World War II के बाद जाके लगी। World War II कब हुआ था, World War II 1945 में एंड हुआ था, ठीक है। तो World War II के बाद में हमारे यहाँ ये पेपर की इंडस्ट्री इन्होंने लगाई। तो स्लो ग्रोथ था मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, बहुत स्लो रेट पे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगी। पहले भी लग सकती थी अगर ये ना होते। सेकंड हमारे यहाँ कैपिटल गुड की इंडस्ट्री नहीं थी। नाउ व्हाट इज कैपिटल गुड इंडस्ट्री, आपने कंज्यूमर गुड्स पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर गुड जैसे टूथपेस्ट, ब्रेड और ये सब जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। अब अगर टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लो तो टूथपेस्ट किसी फैक्ट्री में बनता होगा और जरूर उस फैक्ट्री में कोई ना कोई मशीनें लगी होंगी जो टूथपेस्ट को बनाती होगी। ये टूथपेस्ट का तो बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, और बहुत बड़े बड़े लेवल पे जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके लिए जो बेसिक मशीनरी की जरूरत होती है वो बेसिक मशीनरी आती है कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन्होंने इंडिया में स्टैब्लिश नहीं होने दी, और ये इसलिए नहीं होने दी क्योंकि अगर हम कैपिटल गुड्स बनाते तो कंज्यूमर गुड्स भी खुद प्रोड्यूस कर सकते थे, वो नहीं होने दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे, तो अभी तक देखो आपने बाद में रिवाइज कराऊंगी क्या क्या मेंशन करना है। नेक्स्ट इनएजुकेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ था हमारा। अब बाद में बात करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म्स की, कैसा था इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया का इनके ज़माने में। जीडीपी की अगर बात करें तो वेरी स्मॉल गिवन है, बता नहीं रखा कितना था पर बहुत ही लो लेवल का था, ठीक है। नेक्स्ट चीज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब भैया जब इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, इतना ग्रोथ नहीं दे पा रही है हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे को इतना फायदा नहीं दे रही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ा देना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इंटरवेन करेगी, गवर्नमेंट कुछ प्रॉफिट्स देगी, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देगी अपनी तरफ से जिससे इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर पाए। बट इन्होंने इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट सेक्टर को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर बढ़ती तो शायद इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो सकती थी। नहीं, इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही कम जगहों में सीमित थी, जैसे रेलवे हो गया, पोस्टेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पोर्ट हो गया, सिर्फ इन्हीं में जो है हमारी गवर्नमेंट जो है उनको अलाउड था काम करना। अगर इसके अलावा गवर्नमेंट बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होती तो गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देकर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट कर सकती थी, इन्होंने वो नहीं होने दिया। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फॉरेन ट्रेड। तो इन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को भी सत्यानाश कर दिया था। पहले ज़माने में जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तो हम गाइस पता नहीं कितनी ही कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे, हमारे ट्रेड लिंक्स बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। वो सब ट्रेड लिंक्स को ये चेंज कर देते हैं और ज़्यादातर मोनोपोली जो है ट्रेड हमारा किसके साथ होना
होना शुरू हो जाता है ब्रिटेन के साथ। अगर कोई पूछेगा पुराने ज़माने के इंडिया में इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करता था, ब्रिटेन के साथ करता था। इसलिए नहीं कि वो हमारा अच्छा दोस्त और हमें उससे प्रॉफिट होता, नहीं, क्योंकि ब्रिटेन ऐसा चाहता था कि वो अपनी कंट्री की इकॉनमी को फ्लरिश करने के लिए इंडियन इकॉनमी को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम्स में हमारे जो ट्रेड लिंक्स थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो ब्रिटिश के आने के बाद हमारी जो इतनी भी ट्रेड था उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हमारा ट्रेड इफेक्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिया कि इस तरीके से अगर आप आंसर फॉर्म करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और समझ में भी आएगा। सबसे पहले इनका क्या इफेक्ट आया, इन्होंने हमारे ट्रेड में क्या क्या चेंजेस करे और उसका क्या इफेक्ट आया, दोनों चीज़ें यहाँ से कवर हो रही है। सबसे पहले हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड इन्होंने चेंज कर दिया। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब गाइस, इन्होंने हमारे को, पहले ऐसा नहीं था कि इंडिया बस एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल का था, पहले गाइस हम फिनिश गुड भी एक्सपोर्ट करा करते थे। अब इन्होंने हमारे को जो है एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट मेंशन करना, मार्क्स मिलेंगे। और इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का, जैसे कि कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, वुलन के कपड़े और कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। साथ ही के साथ कुछ लाइट मशीनरी ना, वो भी हमने इनसे खरीदनी शुरू कर दी। अगर वो लाइट मशीनरी हम अपनी कंट्री में बनाते तो हमें ज़्यादा फायदा मिलता ना, हमने वो लाइट मशीनरी इनसे खरीदनी शुरू कर दी। ठीक है, इंपोर्ट करानी शुरू कर दी। तो हमारा ट्रेड का कॉम्पोजिशन इन्होंने चेंज कर दिया, हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। सिंपल पॉइंट 1। ऐसे आप अपना बॉक्स बना के साइड में लिख लो, एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। हिंदी में छोटा छोटा करके लिख लो, कभी भी आपको ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में समझ जाओगे। नेक्स्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन बदल दिया इन्होंने हमारे ट्रेड का। पहले हम बहुत कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, अब हमारे ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल तो ब्रिटेन का हो गया था, सबसे ज़्यादा ब्रिटेन के साथ करते, और कुछ चंद कंट्रीज और थी, जैसे चाइना, सिलोन मतलब श्रीलंका, पर्शिया मतलब ईरान, और कौन सी कंट्री, हाँ बस यही है, ये इतनी गिवन है, इनसे हमारा ज़्यादातर शुरू हो गया था। नेक्स्ट, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब गाइस हमारे को जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारा ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं हम रॉ मटेरियल्स किसको, ब्रिटेन को। और वो कैसे पॉसिबल हो जाता है भैया, ये स्विस कैनाल खुलने के बाद। देखो, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के जो है ट्रेड पे और ज़्यादा जो है हमारी ट्रेड को जकड़ लिया जब ये स्विस कैनाल खुल जाता है। अब ये स्विस कैनाल कब खुलता है, ये 1869 में जो है ओपन हो जाता है, और इसके बाद से ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल को और ज़्यादा लेवल पे जो है अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और वो ये है लंदन, ये ब्रिटेन है, ये हमारा भारत है। ठीक है, अब यहाँ मुंबई से अगर पहले ये ब्रिटेन को क्या भेजना होता था, रॉ मटेरियल भेजना होता था। ये शिप में कॉटन है, और ये कॉटन अगर जानी है कहाँ पे, ब्रिटेन में, तो पहले पूरा ये अफ्रीका से घूम के इतना बड़ा चक्कर काट के जाना पड़ता था, जिसका जो है किलोमीटर्स आप देख सकते हो। ये इतना समय लगता होगा, इतना ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट तो होती है ना भैया, शिप में बैठ के इतना समय में सामान जाएगा, कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी। अब धीरे धीरे जब ये स्विस कैनाल खुला 1869 में, स्विस कैनाल आप देख सकते हो, ये देखो दिस ओपनिंग, ये जो रेड लाइन से ये मार्क्ड है, ये इजिप्ट और ये अफ्रीका, ये वाला एरिया से, इसको कहते हैं हम स्विस कैनाल। ठीक है, अब जैसे ही ये स्विस कैनाल खुला, देख रहे हो ये इजिप्ट के पास में है, जब ये स्विस कैनाल खुला तो देखो कितना कम डिस्टेंस हो गया इंडिया तक पहुंचने का। ये जहाज बिठाया, यहाँ से गया, ये शॉर्टकट मिल गया स्विस कैनाल खुलते। स्विस कैनाल क्या है, शॉर्टकट है भैया, हमारे कंट्री के रॉ मटेरियल को ब्रिटेन तक एक्सपोर्ट करने का जो इन्हें मिल गया था। अब स्विस कैनाल के खुलते इन्होंने हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट करा। इन्होंने जो एक्सपोर्ट की वॉल्यूम थी वो बहुत इंक्रीज, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट शुरू हो गया। अब तुम सोचोगे एक्सपोर्ट करना तो अच्छी बात होती है, हमने बीओपी में पढ़ा था एक्सपोर्ट से तो हमें फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, यस, एक्सपोर्ट से डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। इनफैक्ट इंडिया का जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड था वो भी अब चेंज हो गया था, यानी कि हमारे यहाँ पे लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हो रहा था। इंडिया में एक्सपोर्ट से काफ़ी इनकम जनरेट हो रही थी, क्योंकि इतना सारा रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट इस लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस का जो है हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं मिलता है और नुकसान मिलता है। क्यों नुकसान मिलता है? पहला रीज़न, क्योंकि हम इतना रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते थे तो हमारी खुद की कंट्री में फूड ग्रेन्स की, केरोसिन ऑयल की और कपड़ों की जो है गाइस किल्लत हो गई थी, स्कैरसिटी हो गई थी। इतना सारा हमारा जो खुद की अबे भैया एक्सपोर्ट तो तब करो ना, पहले अपने इंडिया के लिए तो बचाओ, बाद में एक्सपोर्ट करना ना। ये क्या कर रहे थे, ये हमारे कंट्री के लिए भी जो है चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की थी, जो हमारे कंजम्पशन की थी, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे। और हमारे लोगों को क्या जो है स्कैरसिटी में जीना पड़ रहा था और ये चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे थे। चलो ठीक है, एक्सपोर्ट से पैसा तो मिल रहा था हमारे को, यस चलो एक्सपोर्ट से पैसा मिलता था, एक्सपोर्ट सरप्लस इंडिया में जनरेट हुआ। उस एक्सपोर्ट सरप्लस को जो है इन्होंने कैसे यूज़ करा, उस एक्सपोर्ट सरप्लस से भी हमारी कंट्री में कोई गोल्ड सिल्वर का जो है इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ा।
इस एक्सपोर्ट सरप्लस को ये चालूपंथी से कैसे यूज़ करते थे मैं आपको बताती हूँ। इनको ना वॉर करने का बड़ा शौक था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस हमारा जो है जनरेट होता था उसको ये वॉर में यूज़ कर ले। कहते थे अरे ब्रिटेन का वॉर चल रहा है भाई, वॉर लड़ो तुम, पैसा हम दे, पैसा हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस से जाएगा, ये सीन चल रहा था, ठीक है। वॉर लड़े ये ब्रिटेन, वॉर 1 में भी इन्होंने हिस्सा लिया, 2 में भी हिस्सा लिया, इन्हें बहुत शौक था वॉर लड़ने का। उस वॉर को जो है फाइनेंस करने के लिए इन्होंने हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस को जो है यूज़ करा। सेकंड क्या कहते थे, एक्सपोर्ट सरप्लस जितनी भी इंडिया ने इनकम कमाई है ना रॉ मटेरियल बेच बेच के, वो तो हमने सैलरीज में लगा दी। किसकी सैलरी? ब्रिटेन, ये जो ब्रिटिश के ऑफिसर तुम्हारे इंडिया में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देने में हमने जो है ये एक्सपोर्ट सरप्लस यूज़ कर लिया। और कुछ इनविजिबल इंपोर्टेड गुड्स दिखा देते थे, ये चीज़ इंपोर्ट कराई, ये चीज़ इंपोर्ट कराई, और उसमें हमारा सारा एक्सपोर्ट सरप्लस ये वेस्ट कर देते थे, यानी कि लूट लेते थे और इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं होता था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉरेन ट्रेड। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं गाइस, कैसा फॉरेन ट्रेड था हमारी कंट्री में जो है फॉरेन ट्रेड को इन्होंने एडवर्सली इफेक्ट करा। सबसे पहले इन्होंने कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड बदल दिया, एक्सपोर्टर बना दिया और रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बना दिया, फाइनल गुड्स का। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड बदल दिया, पहले लिंक्स तोड़ के न्यू लिंक्स बना दिए, मोनोपोली जिसमें ब्रिटेन की थी। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड चेंज कर दिया, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना हमने शुरू कर दिया और उस एक्सपोर्ट का भी हमें फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि इस एक्सपोर्ट सरप्लस को जो है ये हमारी भलाई के लिए यूज़ नहीं करते थे। साथ ही के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने की वजह से हमारी खुद की कंट्री में बेसिक गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स की, जैसे फूड ग्रेन, क्लॉथ्स, केरोसिन, उनकी किल्लत, उनकी स्कैरसिटी हो गई थी। दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉरेन ट्रेड। अब मूव करते हैं हम इंडिया के डेमोग्राफिक कंडीशन में, ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब पॉपुलेशन की जानकारी मिलेगी। वैसे तो इन्होंने कोई कभी कोशिश करी नहीं थी इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए, बट ये सेंसस करे गए थे बट 1881 में हमारे इंडिया में सेंसस हुए थे और सेंसस किए जाने के बाद हमें काफ़ी कुछ बातें पता चलती हैं। एक बात जो हमें पता चली वो क्या पता चली थी कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत स्लो रेट पे ग्रो कर रही थी। कैन यू इमेजिन, आज के समय में हम द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं और ब्रिटिशर्स के ज़माने में हमारी पॉपुलेशन भी फ्लरिश नहीं कर पा रही थी, ठीक है। 1921 से पहले हम एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होती है, मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को पढ़ाई है बहुत डिटेल में थ्योरी, तो मैं थोड़ा सा इसका ग्लिम्स दे देती हूँ जिससे एटलीस्ट हमें समझ में तो आए, ऐसा रट्टा ना मारना पड़े पहली स्टेज में थे फिर दूसरी स्टेज में थे। इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में कंट्री की इकोनॉमी बहुत स्लो रेट पे ग्रो करती है और जैसे ही कंट्री सेकंड स्टेज में आती है तो इकोनॉमी थोड़ा हाई रेट पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और ये जो ये इनके बीच का डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कि भैया इससे साल से पहले तो स्लो बढ़ रही थी पॉपुलेशन और इस साल के बाद से जो है बढ़ने लगी थोड़े जो है हाई रेट पे, तो उसको जो वाला ईयर होता है उसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था? 1921 था। 1921 के पहले के सालों में पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी और 1921 के बाद पॉपुलेशन हाई रेट पे ग्रो करती है। 1921 से पहले तो ब्रिटिशर बहुत समय तक रूल कर रहे थे, 21 के बाद 47 में गाइस हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अब 21 से पहले तो पूरा ब्रिटिशर्स का ज़माना चल रहा था ना, इतनी लो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, यानी कि गाइस ये हमारी पॉपुलेशन भी ग्रो नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतनी पॉवर्टी होती थी। अभी आगे आपको बताती हूँ किस तरीके से इन्होंने हमारी कंट्री में ना ही लिटरेसी लेवल था, ना ही बेसिक फैसिलिटीज़ थी हेल्थ की, लोगों की डेथ हो जाती थी, इसलिए हमारी पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ती थी, ठीक है। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इसको आप याद रखना, ठीक है। 1921 से पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे, 1921 के बाद हम अपनी सेकंड स्टेज में एंटर करते हैं। डन। अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्यों ग्रो नहीं हो रही थी और हमारी पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन कैसी थी, कैसे फीचर्स थे हमारी पॉपुलेशन में? तो सबसे पहला फीचर होता है लिटरेसी लेवल। पढ़े लिखे कितने लोग थे? तो ओवरऑल सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे। 100 में से 16% लोगों को पढ़ाई लिखाई का मौका मिलता था, उसमें से सिर्फ 7% वुमेन होती थी, गर्ल्स होती थी, ठीक है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जो है हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और उस ज़माने में बहुत एयर वाटरबॉर्न डिजीज़ होती थी जैसे क्लोरिया एंड सो मेनी अदर डिजीज़। अब वो डिजीज़ जब लोगों को हो जाती थी तो इलाज नहीं होता, लोगों को डेथ हो जाती थी, इसलिए पॉपुलेशन इतनी स्लो रेट पे ग्रो कर रही थी क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। नेक्स्ट अगर बात करें हम हमारे मोर्टेलिटी रेट की, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है गाइस? डेथ रेट को ही मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, बीमारी होती थी तो लोगों को इलाज नहीं मिलता था। इवन गरीबी इतनी थी, खाने पीने का भी लोगों पे इतना पैसा नहीं होता था, वो बीमार जल्दी हो जाते थे, इतना अच्छा उनका अंडर नरिश्ड होते थे ना, ठीक है। अब इस वजह से उनकी जल्दी उम्र में डेथ हो जाती थी, इसलिए मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, इनफैक्ट यानी कि छोटा बेबी, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट होता है कि 1 साल से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कौन सा? जो छोटा बेबी होता है ना 1 साल का, अगर 1 साल के होने से पहले जिन बेबी की मृत्यु हो जाती है उसको हम कहते हैं इनफैंट मोर्टेलिटी रेट। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था गाइस, 218 पर 1000, हज़ार में से 218 बच्चे जो है 1 साल के होने से पहले उनकी डेथ हो जाती थी। तो आप सोचो कि कैसे हमारा कंट्री थी उस समय पे।
बच्चों की डेथ क्यों होती थी? क्योंकि गाइस देखो, जो छोटे बेबी होते हैं उन्हें बहुत केयर की ज़रूरत होती है, वो बीमार जल्दी हो जाते हैं। अगर वो बीमार होते हैं तो उन्हें जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए इनफैंट मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज एक इंडियन कितने समय तक जीता था, तो देख के हैरान हो जाओगे तुम। 32 सालों तक एवरेज इंडियन से 32 ईयर्स तक जीते थे। 32 साल आज के समय पे अगर आप 32 साल के इंसान को देखोगे तो आप कहोगे अरे इनको तो अपनी लाइफ में इतना कुछ एंजॉय करना है, दे हैव टू लिव विद देयर फैमिली एंड व्हाट नॉट गाइस। 32 साल तक की ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी। 32 साल के बाद ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अगर हम आज की डेट से कंपेयर करें तो आजकल 69 है, तब 32 साल थी। क्यों थी? इलाज नहीं था। डन अगेन वही चीज़। और इन सब चीज़ों का एक एक्सटेंसिव रीज़न था कि लिटरेसी नहीं थी और पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही थी। सबका इंसेंसिव रीज़न पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय करा, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करी, पैसा कमाए कैसे हमारी कंट्री जब सबको डिस्ट्रॉय करो। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमारी कंट्री में ये सब दिक्कतें देखी गई। तो आप ये जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियलिज्म इंडिया में ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कितने लोग कौन से इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है, कितने लोग कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है, जैसे कितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कितने एग्रीकल्चर में और कितने सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू गिवन है, इस पिक्चर को देख लो। 70-75 एग्रीकल्चर में, 10% हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में 15-20%। अब एग्रीकल्चर में इतने एम्प्लॉयड होने के बाद भी एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा था, ये पढ़ के आए हो तुम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10% लोग इन्वॉल्व थे। इंडस्ट्रीज ग्रो होती है तभी इकोनॉमी बढ़ती है, तभी इन्होंने हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। अब साथ ही के साथ में ये रीज़न तो था ही हमारा डेवलप नहीं होने का। दूसरा, हमारे यहाँ रीजनल वेरिएशन बढ़ गए ब्रिटिशर्स की वजह से। रीजनल वेरिएशन मतलब कुछ ऐसी स्टेट्स थी हमारी जो बहुत डेवलप हो गई, कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो बैकवर्ड रह गई, या वहाँ पे रिफॉर्म्स इतने अच्छे नहीं हुए, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। दूसरी स्टेट्स जो थी वो एक तरीके से हुई, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के, आज के समय के केरला के और तमिलनाडु के काफ़ी सारे की एरियाज आ जाते हैं। इतनी बड़ी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, देख सकते हो। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हुआ, लोगों का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस डिक्रीज हुआ और लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होने लगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ पे जो है कुछ पॉजिटिव चेंज देखे गए। बट वहीं पर अगर हम बात करें उड़ीसा की, पंजाब की और राजस्थान की, तो यहाँ पे लोगों का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस और इंक्रीज हो गया और इससे कंट्री में रीजनल वेरिएशन बढ़ गया। एक एरिया में तो प्रॉस्पर हुआ, दूसरा एरिया नहीं हो पाया। तो दिस इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ चंद भले काम पढ़ेंगे जो ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में करवाए थे। और वो भले काम कराने का रीज़न ये नहीं था कि इंडिया से कुछ बहुत प्यार करते थे और चाहते थे इंडिया का डेवलपमेंट हो जाए, नहीं। वो भी इनका अपना सेल्फिश मोटिव था, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही इन्होंने कराए थे। तो ये टॉपिक कौन सा है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। कि हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कहता था ब्रिटिशर्स के ज़माने में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेलवे कैसी थी हमारे यहाँ, और रोड्स कैसी बनी हुई थी, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा था, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री का। तो चलो पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कुछ भले काम जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करे थे। रोड्स बनती हैं सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में। पक्की रोड्स बननी शुरू होती है, मेटल रोड्स बननी शुरू होती है। अब वो रोड्स बनाई इन्होंने क्यों बनाई थी? जिससे हम अच्छे से स्कूटी और बाइक चला लें, उसके ऊपर साइकिल चला लें? नहीं, हमारे लिए नहीं बनाई थी इन्होंने। इसमें भी इनका अपना सेल्फ मोटिव था, क्योंकि जो है गाइज हमारे आपकी जो रोड्स बनी हुई थी ना, वो ऐसी रोड्स बनी हुई थी जिनके ऊपर ना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकता था। वो बैलगाड़ी चल सकती थी, ट्रक व्रक नहीं चल सकते थे, बट इन्हें तो ट्रक चलाने थे जिसमें ये कॉटन, सिल्क, जूट, कैश क्रॉप भर भर के रेलवेज तक पहुंचाते थे। रेलवे से अपनी कंट्री में स्विस कैनाल के थ्रू पहुंचाते थे। तो इसलिए इन्होंने हमारे यहाँ रोड्स को डेवलप करा, जिससे इनकी आर्मी जो है आराम से तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है हमारी कंट्री में चल पाए, फिर पाए, और साथ ही के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट करके हमारा रॉ मटेरियल अपनी कंट्री तक पहुंचा पाए। इसलिए इन्होंने रोड्स बनाई। और इंडिया की रोड्स की अगर कंडीशन की अगर बात करें तो ज़माने में हमारे यहाँ ऑल वेदर रोड्स नहीं होती थी, यानी कि कच्ची सड़कें होती थी। बारिश आते ही ऐसा भर जाती थी वो रोड्स कि आप उस गाँव तक पहुँच नहीं सकते हो जो उसके जाने की रोड थी। और अगर फेमाइन आ जाए, फूड शॉर्टेजेस होता है, तो वो एरिया बहुत सफ़र करता था जहाँ पे अच्छी रोड्स नहीं होती थी। तो इन्होंने इसलिए रोड्स बनवा दी हमारे यहाँ। ठीक है, अब रेलवेज की बात करते हैं। रेलवेज को कहा जाता है ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा काम करा इंडिया में रेलवेज लगा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अब कब बनी थी रेलवेज? 1850 से इंडिया में रेलवेज जो है ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश करी थी। अब रेलवेज लगाने के लिए हमें बेनिफिट हुआ, डेफिनेटली हमें बेनिफिट हुआ। हमारा डिस्टेंस कवर होना आसान हो गया। दादा दादी, नाना नानी या घूमने फिरने मसूरी, नैनीताल आप आराम से ट्रेन में बैठ के जा सकते हो। ठीक है, जो भी उस समय पे हिल स्टेशन होते होंगे, आराम से आप ट्रेन में बैठ के जा सकते हो। आप नॉर्थ से साउथ तक ट्रेन में बैठ के सफ़र करके जा सकते थे। डिस्टेंस डेफिनेटली कम हुआ, ठीक है, बट डिस्टेंस जो है डिक्रीज होने का फ़ायदा तो था। बट रेलवेज इन्होंने क्यों हमारे यहाँ लगाई थी? रेलवेज ही तो वो सिस्टम थी जिसके थ्रू ये रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री तक पहुँचा रहे थे आसानी से। क्या होता है देखो, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, जितने भी मिनरल्स, जितना भी रॉ मटेरियल ये ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ तक ले जा रहे थे, तो उनको रेलवेज़ में भरा इन्होंने। ठीक है, और रेलवेज से वो सी पोर्ट तक गए, सी के किनारे तक, हार्बर तक, और वहाँ से वहाँ गए कहाँ?
इनकी फैक्ट्रियों में। तो रेलवेज इन्होंने हमारे यहाँ इसीलिए जो है करी थी क्योंकि इन्होंने हमारी इकोनॉमी को कमर्शियलाइज़ कर दिया था, हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज़ करा था। तो वो कैश क्रॉप जो फूड क्रॉप होती थी उनको जो है वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी कंट्री तक ये हमारे यहाँ पे क्या लेकर आए थे, रेलवेज। और तुम्हें पता है कि उसका हमारी कंट्री में कितना नुकसान हुआ था वो कमर्शियलाइज करने का एग्रीकल्चर को, क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट ये कर रहे थे उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट हमारी कंट्री में खुद में ही जो है हमारी बेसिक गुड्स की जो है स्कैरसिटी हो गई थी। तो हमें इनकी रेलवेज लगाने का नुकसान भी मिला क्योंकि उससे इनका रॉ मटेरियल को ब्रिटेन पहुंचाना इंक्रीज़ हो गया था। रेलवेज़ के बाद बात करते हैं वाटरवेज़ की। तो इन्होंने हमारे यहाँ पे सी पोर्ट तो चला ही दिए थे जो है आउट ट्रेड का, साथ ही के साथ इन्होंने कुछ कोशिश करी कि इंडिया में इनलैंड ट्रेड भी वाटरवेज के थ्रू हो जाए, कि जो है उड़ीसा जो है, उड़ीसा से इनलैंड जो है, हाँ उड़ीसा के अंदर जो है, उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं गाइस, एग्रीकल्चर भी उड़ीसा में होता है। तो उड़ीसा से कहाँ इंडिया की बाकी स्टेट्स तक ये जो है सामान पहुँचा पाए। तो उसके लिए इन्होंने इनलैंड ट्रेड यानी कि रिवर टेरिटरीज लेके, ट्रिब्यूटरीज लेके रिवर की, वहाँ से जो है ट्रेड रूट्स बना दे। बट वो जो है ये इनका ना फेल हो जाता है पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक कैनाल भी बनाया था उड़ीसा पे बट वो फेल हो जाता है, उसको अबैंडन करना पड़ता है। उसमें हमारा इतना खर्चा आया था, सारा पैसा हमारा खराब हो जाता है, बाद में उसको अबैंडन कर देते क्योंकि रेलवेज आ गई होती है वहाँ पे। तो इन्होंने कोशिश करी थी हमारे वाटरवेज डेवलप करने की जो नहीं हो पाती है। ठीक है, टेलीग्राफ की बात करें तो येस पोस्टेज सिस्टम ब्रिटिशर्स के ज़माने में डेवलप हुआ बट उस पोस्टेज सिस्टम का भी हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो एडिक्वेट नहीं था। ठीक है, आपने लेटर भेजा, 15 दिन बाद लेटर पहुँचा, इंसान घर वापस आ जाता था और लेटर मिलता ही नहीं था। ठीक है, इतनी लेट मिलता था। जैसे कई लोग ना कहीं जा रहे होते थे तो वहाँ पे अपने घर वालों को लेटर लिख देते थे वहाँ पहुँच के कि हाँ मैं यहाँ बहुत आराम से आसानी से पहुँच गए हैं एंड वी आर फाइन, ठीक है आप हमारी चिंता मत करना। फ़ोन थोड़ी होता था कि आप घर वहाँ पहुँच के बता दो हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। तो लोग लेटर लिखते थे। ठीक है, जैसे कोई एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे गया तो अपनी फैमिली को लेटर लिख देते थे। अब वो इंसान पता है कई बार ऐसा होता था कि वो अपने घर वापस आ जाता था और लेटर उसके बाद आता था उसके घर पे। ठीक है, तो पोस्टेज फैसिलिटी एडिक्वेट नहीं थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाला टेलीग्राफ लगाने की हमारी कंट्री में कोशिश करी, उसमें इतना पैसा लग गया, सक्सेसफुल हुआ नहीं तो हमारा नुकसान हुआ। तो ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ पढ़ लिया हमने। अब साथ ही के साथ ये कुछ पॉइंट्स और है जो एनसीईआरटी में बता रखे हैं। टाटा एयरलाइंस इस्टेब्लिश हुई थी 1932 में। ठीक है, और ब्रिटिश ने हमारी कंट्री में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लगाया था। वो इंग्लिश एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करी। अब वो इंग्लिश पढ़ाने से क्या हुआ, सब लोग तो इंग्लिश वाली पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो जो अफोर्ड कर पाते थे वो इंग्लिश एजुकेटेड डेलीगेट्स बन गए थे। हमारे यहाँ भी क्लर्जी क्लास बना दी इन्होंने। और इन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, बैंकिंग एंड ऑल दैट हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशंस लगाए बट वो भी इन्होंने सिर्फ अपने लिए करा था कि अच्छा खासा इनका जो है ब्रिटिश रूल इंडिया में चल पाए। ठीक है, तो दीज आर द सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलो भैया, ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे के पूरे चैप्टर के आपका एक माइंड मैप है। ये माइंड मैप आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इस माइंड मैप को जो है पेस्ट कर दिया है, यानी कि इसके जो कुछ भी लिखे हुए पॉइंट्स इसमें, अगर आप एक बार आप इस चैप्टर को यहाँ से रिवाइज करोगे, चैप्टर तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होगा। कोई एक क्वेश्चन आंसर का तुम्हारा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर का। और इंडियन इकोनॉमी नहीं, मैं सारे चैप्टर्स ही आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करने पड़ेंगे, तुम खुद से ऐसे क्वेश्चन ना लिखोगे कि एग्जामिनर देगा पूरे नंबर। ठीक है, तो चलो ये माइंड मैप आपने देख लिया और हम अब चैप्टर को कर देते हैं कंक्लूड। बाय बाय करते हैं, हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं क्या था इंडिया का इकोनॉमी इन द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ब्रिटिशर ने 2 सेंचुरीज तक इंडिया पे रूल करा और क्या क्या करा 2 सेंचुरीज में, हम सब पढ़ गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे बट वहाँ से प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो रो रहा था, देखो हमारे को कैसे लिखा है एनसीईआरटी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, मुझे मॉडर्नाइज कर दो, मेरे में इन्वेस्टमेंट कर दो, वो सब ये नहीं होने देते। फॉरेन ट्रेड बिल्कुल इन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया था, एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर बना दिया था फिनिश गुड्स का। कमर्शियलाइजेशन करा इन्होंने एग्रीकल्चर का, उसकी वजह से हमारी खुद की कंट्री में बहुत ज़्यादा मुसीबत हुई। हमारे यहाँ पे जो है कंज्यूमर गुड्स की कमी हो गई, साथ ही के साथ जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाता उसको ये खर्च कर देते थे अपने वॉर में। और जो है बहुत ज़्यादा लिटरेसी लेवल भी नहीं था और पॉपुलेशन भी जो है हमारी मोटिलिटी रेट इतना था, इतने लोगों की डेथ हो जाती थी। बेसिक कम्युनिटीज, अरे इतना एक्सपोर्ट सरप्लस आता, स्कूल बनवाते, हॉस्पिटल बनवाते, अच्छे अच्छे काम करते हमारे यहाँ, नहीं रोड बनवाए क्योंकि रोड पर तो अपना रॉ मटेरियल ले जाना था, इंडस्ट्रीज लगवाए थे ना, हमारे को फायदा मिलता उससे, वो सब नहीं करा इन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही डेवलप करा जो इनको रॉ मटेरियल वहाँ पहुँचाने में हेल्प करने वाला था। फोन क्यों करना है, टेलीकम्युनिकेशन क्यों डेवलप करी, जिससे बातचीत कर पाए। हाँ वहाँ पहुँच गया ना, ट्रक लोड हो गया, ठीक है, वो शिप पे वो जो है कॉटन जो भिजवाई थी पहुँच गई, उस सब के लिए तो करा होगा इन्होंने। बैंक क्यों लगाए, कमर्शियलाइजेशन के बाद जो है बैंक्स लगाए, एडमिनिस्ट्रेशन करा, वो भी सब अपने फायदों के लिए करा था इन्होंने, हमारे फायदे के लिए इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करा। तो इस वजह से जब हमारी इंडिपेंडेंस मिली हमें
तो इंडिया ने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, मैंने आपको बताया कि कितने चैलेंजेस थे हमारी कंट्री के सामने फेस करने के लिए। सोशल चैलेंजेस भी थे क्योंकि उस समय हमारी सोसाइटी को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस यहाँ इंडियन इकोनॉमी वाली बुक में पढ़ने वाले हैं, सोशल चैलेंजेस वहाँ पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये जितना भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करी थी ब्रिटिशर्स ने, उन सब प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे आते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को एक प्रॉस्परस इकोनॉमी कैसे बनाते हैं, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। विद दिस बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ये चैप्टर हमारा फुल ऑन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 के इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सभी की प्लेलिस्ट गिवन है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं सारे नोट्स अपलोड करती रहती हूँ। तो जब तुम फ्री टाइम हो तुम्हारे पे, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हो। यूज़ करते हो कोई दिक्कत नहीं है, पिंड कमेंट को चेक करो, सभी के सभी पिंड कमेंट में मैंने सारे के सारे नोट्स अपलोड कर देती हूँ, जिससे कि आप जो है अगर यूज़ नहीं करते हो वो कहीं से रिविजन कर लेना। कोई क्वेरीज है तो पूछ लो। एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।